बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एस्पिरेंट्स, आज CSS का इंग्लिश एसे और प्रेसी का पेपर हो चुका है और एसे के पेपर में मेरा ख्याल है इट वाज नॉट लेस दैन सरप्राइजेस कि 10 के 10 टॉपिक्स अनएक्सपेक्टेड अनसीन थे। टॉपिक्स तो शायद अनएक्सपेक्टेड आई गेस नहीं थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स या कवरिंग जो स्टेटमेंट थी वो कुछ इस तरह की बनाई गई कि अव्वल तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई, लेकिन अगर कुछ को समझ में भी आई तो शायद उनसे डाटा सही से मैनेज ना हो सका। तो इस हवाले से हम एनालिसिस आज सर इमरान से लेंगे, जो कि CSS के एक्सपर्ट भी हैं और ख़ास तौर पे इंग्लिश के ही एक्सपर्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे सर मैं एनालिसिस लेना चाहूँगा। 10 टॉपिक हैं हमारे पास, तो हमारे पास वक्त कम होगा कि हम 10 के 10 टॉपिक को आज एनालाइज कर सकें। तो मेरा ख्याल है सर हम 2 से 3 वीडियोस बना लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इस पे बात कर सकें। तो सर आज का जो पेपर आया एसे का, इसके हवाले से पहले तो ज़रा 2-3 लाइनों में ये बता दें आप इस बारे में क्या कहते हैं, कैसा रहा ये पेपर? 2-3 लाइनों में तो नहीं, लेकिन अच्छा रहा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़े का था, बड़ा चटखारेदार था। क्योंकि बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, जब मैं पहली दफ़ा 2003 में CSS में गया और ऐसे का पेपर सामने आया तो एक बड़ी ऑड वन आउट मैंने स्टेटमेंट उठाई थी, द वाइजेस्ट एंड द स्टूपिडेस्ट कैन नेवर चेंज। ये कन्फ्यूशियस की एक थी कोट, तो उसके ऊपर मैंने सारा ऐसे लिखा था। तो बहुत सारे लोगों से जब मैं डिस्कस किया तो वो हैरान थे कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा कैसे लिख दिया। लेकिन देखें, आप कुछ ऐसी टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपकी पूरी लाइफ की फ़िलॉसफी आपको उसमें बतानी पड़ती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स तैयार करके जाते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, टीचर्स क्या, सारे टीचर्स यही कहते हैं कि अच्छा डेमोक्रेसी है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस कर लीजिएगा, फेमिनिज्म है, डिफरेंट डायमेंशंस कर लीजिएगा, क्लाइमेट है, डिफरेंट डायमेंशंस कर लीजिएगा, गवर्नेंस है, इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट्स अक्सर औकात एक टॉपिक के ऊपर इतना कुछ पढ़ के जाते हैं कि जब वो टॉपिक आ भी जाता है एक डिफरेंट डायमेंशन के साथ, तो वो कोशिश ये करते हैं कि सारा कुछ ही वो लिखते हैं जो उनके एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा, चाहे वो अपने पॉइंट से हट के भी क्यों ना हो, जिससे ज़्यादा मसाइल पैदा होती हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो स्टूडेंट्स ने वाकई 2-3 साल तैयारी की है और वो उन्होंने टॉपिक्स को देखा है तो इससे हटे नहीं होंगे। कम अज़ कम इसका फ़ायदा ये है कि जो टॉपिक आया है, एक तो उन्होंने तैयार कोई नहीं किया, यही वो चाहता है कि आपके माइंड से जेन्युइन आइडियाज़ निकलें, क्रिएटिव राइटिंग। जी बिल्कुल, जेन्युइन आइडियाज़ जो आपके माइंड से निकलेंगे वही आपकी ज़िंदगी की इंडिविजुअल फ़िलॉसफी है। देखिए, ऐसा आना चाहिए कि जो आपने ज़िंदगी में 5 क्लास से 6 क्लास से लेकर अभी तक जितना पढ़ा है और CSS में 2-3 साल पढ़ा है, आप अपनी सोच के मुताबिक क्या निकालते हैं उस टॉपिक के हवाले से, कौन सी आर्गुमेंट्स लेके आते हैं, कौन सी आप अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी, आप दूसरे फिलोसोफर्स पर डिपेंड ना करो, आप खुद फिलोसोफर बनो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स, मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा सर, आज का जो टॉपिक हिट हुआ है वो है बॉयज़ विल बी बॉयज़। इधर से स्टार्ट करते हैं। चले, लास्ट था इसका, वैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़ यहाँ से, चूंकि आपको पता है ये हिट भी हो गया और ये डॉन का कोई कॉलम था जी, आर्टिकल था आई गेस। हाँ, डॉन का आर्टिकल था, लिखा था इन्होंने हाजरा मुमताज आई गेस। हाँ, हाजरा मुमताज ने जनवरी 2019 में ये पब्लिश हुआ था पेपर में। 2019 में 28 जनवरी में बॉयज़ विल बी बॉयज़ या बॉयज़ आर बॉयज़, इस तरीके से करके उन्होंने तो है। अगर किसी को कहा जाए कि फेमिनिज्म के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया था तो शायद उनको ना पता चले कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ मतलब आपकी पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक जो सोसाइटी है, जब भी बॉयज़ से कोई कसूर होता है तो कहते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़, मुंडे गुंडे ने फिर की होया, मुंडे को होते ही रहता है। और अगर लड़की से कोई ऐसा ही कसूर या ऐसा क्राइम हो जाए तो उसके साथ वो स्टिग्मा अटैच कर देते हैं। लड़का भी भागा है, लड़की भी भागी। ऑनर किलिंग किसने की है? लड़की के घर वालों ने अपनी लड़की को मारा, लेकिन लड़के के घर वालों ने कभी जिंदगी अपने लड़के को मारा? हाँ, लड़की के घर वालों के हाथ चढ़ जाए वो अलग बात है, ये ऑनर किलिंग नहीं होती है। ऑनर किलिंग है अपने घर वाले आपको मार दें। तो कभी लड़के के घर वालों ने कहा कि इसने हमारी इज्जत को मलियामेट किया है, हमने इसको मारना है। लेकिन लड़की अगर भागती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने इसको मारना है क्योंकि इसने हमारी ऑनर को
मेलाइन किया है। ठीक ठीक। तो क्यों लड़कों को छोड़ दिया जाता है? क्या लड़कों के साथ सारी इज्जतें लगी हुई हैं और लड़कियों के साथ सारा स्टिग्मा लगा हुआ है? ये हमारी सोसाइटी का एक सेट पैटर्न है। जैसे कहा जाता है लड़के लड़के हैं, भाई लड़कों ने तो ये करना होता है, लड़के तो ऐसा करते हैं। तो इस एक थीम के ऊपर वो पूरा ऐसे लिखा था कि बॉयज विल बी बॉयज। ये एक्सक्यूज जो है ये मिसोजिनिज्म को बढ़ाता है, मिसोजिनी, और उसके साथ साथ ये पेट्रियार्कल माइंडसेट को शो करता है कि कैसे आप मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हैं कि आप उसी कसूर के ऊपर लड़की को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो। आपके अपने घर वाले, आपके माँ जाए, और उसी कसूर के ऊपर लड़के को छोड़ दिया जाता है कि बॉयज और बॉयज तो ऐसा करेंगे। और वो ऐड जैसे मैन विल बी मैन, यानी आप जैसी मर्जी हरामजदगी करें, मैन विल बी मैन। मर्द तो ऐसा करते हैं, लड़कियां अपने आप को बचा के रखें। आदमी करेगा तो लड़की का कसूर होगा, क्यों? उसने कपड़े ऐसे पहने हैं, वो उसको अच्छी बड़ी लग रही थी। लड़के तो फिर लड़के हैं, उन्होंने तो देखना है। लड़के तो लड़के हैं, लड़के ने तो फिर अपनी करतूत दिखानी है। अच्छा सर, इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि आजकल लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, तो शायद एग्जामिनर के माइंड में आया हो कि लड़के जितने मर्जी पढ़ लें, बॉयज विल बी बॉयज। बॉयज विल बी बॉयज, हाँ, लड़कियां पढ़ती हैं तो गर्ल्स है गर्ल्स, बॉयज विल बी बॉयज। तो आप इसको इस तरीके से लेंगे कि जो एक्सक्यूजेस हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है, और बॉयज़ को हम वी अब्सॉल्व बॉयज़ ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो सेक्स बेस्ड वायलेंस होता है, इस एक रीज़न की वजह से उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है। ठीक है, लड़के करेंगे तो लेजिटिमेट, लड़कियां करेंगी तो इट्स अनपार्डनेबल। सही हो गया सर। चलिए सर, ये तो बात क्लियर होगी कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ से एक्चुअली ये मुराद वो लेना चाह रहा था कि ये जेंडर इशू था और जेंडर के ऊपर वो बात करना चाह रहा था। बेसिकली इस पे जेंडर पे बात करनी थी। सर अगर हम इस पे बात, जो आज सबसे बड़ा इशू आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, वो मेरा ख्याल है CSS एस्पिरेंट्स को डाटा मैनेज करने में आया है। तो इस पे मेरा ख्याल है अब आपने चूँकि स्टेटमेंट काफ़ी क्लियर कर दी है, तो अब शायद बहुत से स्टूडेंट्स को अब आइडिया हो रहा होगा कि वो क्या लिख कर आए और क्या लिखना था। तो सर इस डाटे के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको, अगर ये रियलिटी वैसे है, अगर आप इनको उर्दू में, ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करें और किसी बच्चे को कहें कि उर्दू में लिखें, अपना माफियो ज़मीर जो है उर्दू में बयान करें, तो आपको पेजेस के पेजेस भर देगा वो। जी सर। अक्सर औकात बचपन में हम भी कहते होते थे, जब भी उर्दू का पेपर आता था, मुझे याद है 5 साल हमने उर्दू ही पढ़ी थी, उर्दू का पेपर आता था या इस्लामियात का, तो हम कहते थे अच्छा ये तो गप्पे मार के हम आ जाएंगे, और काफ़ी लिख भी आते थे, उसमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते। लेकिन चूंकि इंग्लिश हमने 6th क्लास में स्टार्ट की थी और कम्युनिकेशनल गैप था, तो हम कहते थे कि अच्छा, वो इवन 10 सेंटेंसेस जो माई काओ के, माई चेयर के होते थे, वो भी याद करना मुश्किल बन जाता था। मुसीबत इस वक्त कम्युनिकेशनल गैप के, ज़्यादातर पाकिस्तानी कुछ हैं भी अच्छे जिनकी कम्युनिकेशनल गैप नहीं है और बहुत अच्छा वो अपना स्लूब इंग्लिश का रखते हैं। लेकिन अगर आप वो जो हम कहते हैं ना गप्पे मारनी, वो एक्चुअली आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी है। आपने कोई आर्गूमेंट इधर से सुना, कुछ इधर से सुना, कुछ आपने बचपन में किसी डिस्कशन में सुना, कोई अपने वालिद के मुंह से सुना, कुछ ऐसी विजडम जो आपने अपने एनवायरनमेंट से ड्रॉ की, कुछ आपने किताबें पढ़ी, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ ड्रामा देखा तो उसमें कोई फ़िलॉसफी, कोई लेसन, कोई मॉरल आपको पता चला। उस सारी चीज़ों का एक मलगूबा बन के आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी बनती है, आप फ़िलॉसफर बनते हो। फ़िलॉसफी है क्या? फ़िलॉसफी कोई विजडम की चीज़ जो आप अपने ज़हन से सोचते हो ऑब्जर्व करने के बाद। यू ऑब्जर्व और यू लिसन टू डिफरेंट कमेंट्स, you make balance between these comments and it becomes your own philosophy। यही फिलॉसफी होती है। जी सर। तो मेरा ख्याल है कि इस पे पेजेस लिखे जा सकते थे, और अगर पेजेस नहीं भी लिखे गए, फर्ज करें आपके 2500 वर्ड्स हो गए, लेकिन आप रेलेवेंट रहे हो शुरू से लेकर एंड तक, तो फिर क्या? फिर भी एग्जामिनर को एक लीवरेज आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। बॉयज विल बी बॉयज, मेरा ख्याल है। अच्छा, पहला जो टॉपिक था वो था इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। ऐसे था ना? जी बिल्कुल सर। इनग्रेविंग इन स्टोन। जी सर, इसको भी थोड़ा सा बयान। हाँ, इंस्ट्रक्शन से मुराद एजुकेशन है। ठीक हो। और एजुकेशन डज नॉट मीन यू फाइंड एनीथिंग इन द बुक इज एजुकेशन।
Education is also a commodity of wisdom which you can find from your environment. सही। Any person who has come in this world even for 1 hour, he cannot remain illiterate because he has learned much of the things from natural elements. अपने आप को कैसे बचाना है, आपने किसी की बात सुनी, उससे विजडम हासिल कर ली। तो एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर यूथ में, यानी कि जब आपकी फॉर्मेटिव ईयर्स होती हैं, अब यूथ की जो डेफिनेशन है वो भी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है। यूरोप में यूथ जो है वो जवान हो जाता है बच्चा 12-13 साल की उम्र में। कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ है, वहाँ पे 20 साल की उम्र में बच्चा लगता है। इसी तरीके से आप अर्ली एजेस की बात कर लें, मेडिवल एजेस की या अर्ली एजेस की, तो उसमें बच्चा जल्दी जवान हो जाता था। एनवायरनमेंट में, ट्राइबल एरियाज में डिफरेंट, तो यूथ की जो है डेफिनेशन बदलती रहती है, वेरी करती है। लेकिन मेरे ख्याल में यूथ का मतलब है फॉर्मेटिव ईयर्स। ठीक हो गया, यानी कि बच्चे को जो उसकी इब्तदाई सालों में सिखा दिया जाए या उसको जिस माहौल में रखा जाए, आने वाले सालों में अगर आप उसको बदलने की कोशिश करो भी तो आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। एडोलेसेंट एज जो होती है उसमें लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, और वो लर्न जो करता है वो एक तरह से इनग्रेविंग है इन द स्टोन। माइंड ऐसे ही है जैसे कोरा कागज है, अ ब्लैंक पेपर, वट एवर यू राइट ऑन इट दैट बिकम्स इनग्रेविंग इन द स्टोन, और वो पूरी जिंदगी फिर अनलर्न करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुली हमें जो इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चे को, जब वो फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है, जब यूथ में चला जाता है, तो वो आपने बड़े केयरफुली देनी है। इसमें सारी सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोशलाइजेशन करती है, जो सोशलाइजेशन। एग्जैक्टली, जो सोसाइटी है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है? फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर। द मदर्स लैप इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू दैट चाइल्ड, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन योर मस्जिद और आपका रिलीजन, ऑल ऑफ देम दे शेप अप द पर्सनालिटी, ट्रांसफॉर्म द पर्सन टू फिट इन द सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस ये है। आप देखें फैमिली, अगर इसी में आप फैमिली और एजुकेशन इसको इतना अच्छा कर दें कि बच्चा शुरू में उसका कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, ऐसा पावरफुल कैरेक्टर कि वो एक कलेक्टिव इंटेलेक्ट पैदा करे सोसाइटी में जाके। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे कोताही हो गई तो फिर आप समझें कि वो तो एक इनग्रेविंग इन स्टोन, आप उस बच्चे को फिर बाद में संभाल नहीं सकते। उसको अनलर्न करना, दोबारा से लर्न करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरू में जो बेस बन जाती है वो एक पावरफुल है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, फैमिली की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, फैमिली के अंदर जो तरबियत या सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें माँ का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, आप देखें फेमिनिज्म भी इसमें आ गया। एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड मदर्स। तो गर्ल, एक लड़की को पढ़ाने का मतलब है जनरेशंस को पढ़ाना, एक लड़के को पढ़ाने का मतलब लड़के को पढ़ाना बस। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अच्छी तरबियत फैमिली में और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कर दी, तो फैमिली में माँ को एम्पावर करें और एजुकेशन में टीचर को एम्पावर करें। जैसे वो बड़ी मशहूर एक मैं अक्सर बात बताता होता हूँ कि हिटलर जब 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया, और उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल डिक्लाइन की एज थी, और उसमें फिर हिटलर इमर्ज हुआ। हिटलर पॉलिटिक्स में आने के बाद सबसे पहले अपने टीचर के पास गया। अच्छा। एंड ही आस्क्स हिम कि आई वांट टू मेक जर्मनी वंस अगेन अ सुपीरियर सिविलाइजेशन, व्हाट शुड आई डू? तो उसने एक ही बात कही, अपने उस्ताद को फिक्रे मुआश से आज़ाद कर दो। सही। और आज भी देख लें, टीचर्स की तनख्वाहें जर्मनी में सबसे ज़्यादा है, सोशल स्टेटस भी सबसे ज़्यादा है, चाहे जनरल्स हो, चाहे जजेस हो, कोई भी हो। तो वो जनरेशन बनाती हैं। माँ को एम्पावर करें और टीचर को एम्पावर करें। आप देखें आपका बच्चा जो है अर्ली एजेस में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता है। अच्छा, अब मसला इंस्ट्रक्शंस का ये नहीं है कि माँ कुछ ना कुछ बता रही है, वो तो ठीक है, लेकिन माँ हंस भी रही है तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी बच्चे ने माँ को पूरी जिंदगी हंसते खेलते खुश देखा है, उसकी बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी बनती है, उसकी एक साइकी डेवलप होती है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से टीचर जो करता है वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है जो वो पढ़ाता है।
एग्जैक्टली और समटाइम्स तो मैंने ये देखा है इब्तदाई खास तौर पे इब्तदाई सालों में जब बच्चा छोटा होता है और वो जब क्लास को ज्वाइन करता है तो वो उनमें से बहुत से टीचर्स में से कोई एक ऐसा टीचर होता है जो उसका रोल मॉडल बन जाता है। एक मैं रीडर डाइजेस्ट किसी ज़माने में पढ़ता था, अमेरिका की तरफ से छपता था, तो वो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट कह रही थी कि माँ अपने बच्चे को जितने बोसे लेती है किसेस जितनी करती है उसमें उतनी खुद एतमाद भी बढ़ती है। अब दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग इम्पार्टेड टू द चाइल्ड। और इसी तरीके से यूथफुल एज में आकर उसने जब देखा है अपनी माँ को हंसते हुए, जिसने अपनी माँ को रोते हुए देखा सारी जिंदगी, सारी नेगेटिव चीजें होंगी ट्रांसफर। Exactly. और बड़े बड़े क्रिमिनल्स इसी तरीके से क्रिमिनल्स बनते हैं, सीरियल किलर्स बनते हैं, क्योंकि उनकी माँ को उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के फेजेस में से गुजरते देखा है। ऐसा ही है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अब इसके साथ एक्सट्रीमिज्म को भी जोड़ सकते हैं। सही, जो टेररिज्म हो रही है, अब आप देखें ना, वो बच्चा था, यूथ बना, वो एक ही मदरसे में रहा, सही होगा, वहां पे उसका ब्रेन वॉश स्टार्ट हो गया, बिल्कुल, और वो एक ही फिरके का रहा। अब वो जब यूथ के अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस इंपार्ट कर दी गई, यहाँ पे फीड हो गई, उसके बाद वो कहीं भी जाता है वो किसी दूसरी की इंटरप्रिटेशन सुनता ही नहीं है। वो कहता है मेरे मौलवी ने जो कहा, मेरा फिरका ये कहता है, मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन ये है, चाहे वो मिस इंटरप्रिटेशन ही हो, लेकिन वो अगले की नहीं सुनता, वो कूजे से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अब वो इनग्रेविंग हो चुकी है, अब वो पक्का स्टैंप लग गया। बहुत मुश्किल से हो जाता है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि मेन स्ट्रीम कर जाता है, लेकिन कई दफा नहीं भी होता। सही। तो इस तरह से जो आपकी स्टैंप बचपन से लेकर यूथ तक लग गई है, जैसे कि आप एक राइटर को पढ़ते हो, आप उसी के हो जाते हो। Your ideas, your mind is inundated by the ideas of that one writer. इसका मतलब है कि if you have read that one writer in your early ages, when these were adolescent ages, तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आप उसी राइटर के ही आइडियाज़ के बारे में बाइसेस की तरफ बाइसेस रखोगे। और अगर आपने डिफरेंट दूसरे राइटर्स को कहा है, यहीं पे वो फिर आपकी स्टार्ट हो जाती ना इंस्ट्रक्शंस की स्टेजेस के, आप एक ही राइटर को पढ़ो, 6-7 और को पढ़ो और बैलेंस क्रिएट करो, बैलेंस्ड अप्रोच, कलेक्टिव। और फिर एक और भी इसमें साथ मिला सकते हो कि आपने अगर बच्चे को बचपन में बताया है या यूथफुल एज में कि आप स्कूल में जा रहे हो, मेडिकल रख रहे हो या फलानी स्टडीज कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि अच्छे नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आएंगे तो आप अच्छी जॉब मिलेगी। मटीरियलिज्म, आपने बच्चे को किसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे दी कि मटीरियलिज्म जो एजुकेशन है, ओनली वन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज देयर टू मटीरियलाइज योर ड्रीम्स इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिज्म। ये पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज इसको बोलते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न टर्म्स में आप उसको देख, तो हालांकि एजुकेशन का मेन मकसद तो मटीरियल गेन्स नहीं है, मटीरियल परसूट नहीं है। मटीरियल परसूट अमेरिकन या फिर पोस्ट मॉडर्न वैल्यू तो बन चुका है, लेकिन वो हमारी नहीं है। मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग, बिल्कुल सर। How you fit in the society, how you bring the light of your inner self to the सोसाइटी, आपकी इंटेलिजेंस किस तरीके से सोशल मोरालिटी के लिए बिल्ड करती, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा सर, मेरा ख्याल है इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इतना कुछ लिखा जा सकता है। वो फिर पाकिस्तान की मिसाल दे सकती हैं कि हम पाकिस्तान इसको कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, और इतना कुछ लिखा जा सकता है कि पेजेस के पेजेस भरे जा सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिएगा कि अगर रोल ऑफ मीडिया की हम बात करें तो रोल ऑफ मीडिया भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिकॉज मीडिया नाउ हैज बिकम द पार्ट ऑफ सोसाइटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो मीडिया दिस टाइम इज अफेक्टिंग मोर देन एनी अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑन द माइंड्स ऑफ चाइल्ड। सही है सर। अब बच्चे ने बचपन में ऐसी गेम्स खेली हैं जो कि वायलेंस से मुताल्लिक हैं, लाइक पबजी है या ऐसी बहुत सारी खराफात हैं, मुझे या पता नहीं है। वायलेंस उसने सीखनी है, फिर एक चीज़ उसके इनग्रेन हो जानी है कि वायलेंस है, क्राइम है। और वाइस सिटी जैसे वो अक्सर बच्चे खेलते हैं, तो वो हम लोग मना करते हैं अपने बच्चों को, भाई ये ना खेलो, इसमें तो बू आ रही है कि आपके इंटरनलाइज कर रही हैं एक क्राइम को। कोई अच्छी गेम्स भी हैं, वो भी खेल लो।
तो ठीक हो इस गया। तरीके से आप देखें मीडिया जो है, खास तौर पे अगर मीडिया वायलेंस दिखाएगा, मीडिया मॉरल कैरेक्टर्स को बिल्ड नहीं करेगा, मीडिया एहतियात नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है उस सोसाइटी के बिल्डअप के अंदर तो उसका रोल है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो हमने 2-3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, काफ़ी हद तक CSS एस्पिरेंट्स को अगला इससे भी ज़बरदस्त है, वो है द फूल हू स्पीक एंड द वाइज लिसन्स।